मेहनती ढाबे वाला। मोहन अपनी पत्नी ममता, 5 साल के बेटे गोलू और अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक रोज सुबह सुबह ममता नाश्ता बना रही थी और मोहन घर के बाहर अपनी पुरानी साइकिल धो रहा था। ये साइकिल मेरा बहुत बड़ा सहारा है। तभी घर के अंदर से ममता ने अपने बेटे गोलू से कहा, गोलू जाओ पापा को जाकर बोल दो नाश्ता तैयार हो चुका है। गोलू बाहर भागकर गया और अपने पापा से बोला, पापा नाश्ता तैयार हो चुका है, मम्मी बुला रही हैं। आपकी साइकिल तो बिल्कुल चमक गई। आप जाकर नाश्ता कीजिए, मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ देता हूँ। अरे वाह बेटा, तब तो मेरी मदद हो जाएगी। खैर मोहन अंदर जाकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद मोहन अपनी साइकिल से ढाबे की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर में मोहन अपने ढाबे पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ढाबे का मालिक भी आ गया अपनी कार से। क्या बात है मोहन, आज फिर मुझसे पहले पहुंच गए, वो भी साइकिल से। खैर थोड़ी देर बाद बाकी लोग भी आने लगे। धीरे धीरे पब्लिक आने लगी और मोहन भी अपने काम में लग गया, क्योंकि मोहन खाना बनाने का काम करता था। तो इस तरह मोहन की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। फिर एक रात जब मोहन अपने ढाबे से वापस घर लौटा तो देखा ममता और उसकी सास गोलू के सर पर पट्टी रख रही थी। अरे ममता, क्या हुआ गोलू को? अरे मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। देखिए ना, गोलू को बहुत तेज बुखार चढ़ा है। मोहन ने अपनी साइकिल के आगे वाले डंडे पर अपना गमछा लपेट दिया और उसके ऊपर ही गोलू को बिठा दिया। इस तरह वो गोलू को लेकर डॉक्टर साहब की क्लिनिक पहुंच गया। अरे देखिए ना डॉक्टर साहब, इसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। मोहन घबराओ मत, इस मौसम में ऐसा होता है। इसे बहुत तेज वायरल फीवर हो गया है। लगातार 3 दिन तक दवाइयां खिलाते रहना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जल्दी से गोलू को लेकर जाओ और दवाई खिलाने से पहले कुछ खिला देना। तुम्हारे 300 रुपए हुए। डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी में पैसे लाना तो मैं भूल ही गया। मैं आपको कल ढाबे में जाते हुए रास्ते में दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत दिनों से मटर पनीर नहीं खाया। कल मैं तुम्हारे ढाबे पर आऊंगा और इन पैसों के बदले तुम मुझे मटर पनीर खिला देना। मैं अपनी पत्नी को भी लेकर आऊंगा। अरे अरे क्यों नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मोहन गोलू को लेकर घर आया, फिर उसे दवाई खिला दी। थोड़ी देर में उसका बुखार कम हो गया। 2 दिन में गोलू एक बार फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। फिर एक रात मोहन घर तो लौटा, लेकिन अकेले नहीं, बल्कि अपने मालिक के साथ। मोहन के हाथ और पैरों में पट्टी बंधी हुई थी। ममता, उसकी सास और गोलू उसे इस हालत में देखकर हैरान हो गए। भाई साहब, क्या हुआ मेरे पति को? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? देखिए, मोहन बाकी कर्मचारियों के साथ खाना बना रहा था, तभी अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। उसमें से एक मोहन भी था। मैंने इसकी ड्रेसिंग करवा दी है। इन्हें कल ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। इनकी साइकिल मेरे ढाबे पर खड़ी है, मैं कल भिजवा दूंगा। इतना बोलकर मालिक वहां से चला गया। इधर मोहन को ममता ने बिस्तर पर लिटाया और उसकी माँ रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? इतनी बड़ी घटना अचानक कैसे हो गई? सासू माँ, गोलू, पापा को परेशान मत करो, शायद उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही है। नहीं ममता, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि इस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं था। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। वो सब आप मत सोचिए। अगले दिन ममता और गोलू उसी क्लिनिक पर गए और डॉक्टर साहब को बुलाकर लाए। इनकी हालत तो बहुत खराब हो चुकी है। हर दिन इनकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। लगातार 3-4 महीने दवाइयां चलेंगी, इंजेक्शन लगेंगे, तब जाकर ये ठीक हो पाएंगे। डॉक्टर साहब, इसका मतलब 3-4 महीने तक मोहन कोई काम नहीं कर पाएगा। अम्मा, काम करने की तो छोड़ो, लगातार 2 महीने तक तो ये बिस्तर से भी नहीं उठ पाएंगे। घबराइए मत, मैं इन्हें पूरी तरह ठीक कर दूंगा। मैं थोड़ी देर बाद अपने कंपाउंडर के हाथों दवाइयां भिजवाता हूं और वही ड्रेसिंग भी करके जाएगा हर रोज। ठीक है डॉक्टर साहब। खैर डॉक्टर साहब चले गए। थोड़ी देर में मोहन के ढाबे से एक लड़का आया और उसकी साइकिल देकर चला गया। तो इस तरह धीरे धीरे उसका इलाज चलने लगा। कुछ ही दिनों में उसके इलाज में लगभग सारे पैसे खर्च हो गए। फिर एक रोज, सासू माँ, 1 महीने से इनका इलाज चल रहा है, अब तो पैसे भी खत्म हो गए। ऐसा करती हूँ, मैं अपने गहने बेच देती हूँ ताकि इनका इलाज न रुके। तेरे जैसी बहू भगवान हर किसी को दे। ममता ने अपने गहने बेच दिए और उसका इलाज जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे वो पैसे भी खत्म हो रहे थे, क्योंकि बाकी के पैसे खाने पीने में भी तो खर्च हो रहे थे। फिर एक रोज, मोहन जी, सासू माँ, अब तो हमारे पास कुछ बेचने के लिए भी नहीं बचा। इन्हें ठीक होने में अभी कम से कम 2 महीना लगेगा।
इसलिए अब मुझे कोई ना कोई काम पकड़ना ही होगा। अरे ममता, लेकिन तुम क्या काम करोगी? जो काम आप करते थे वही काम आपके बदले अब मैं करूंगी। और वैसे भी मैं आपसे अच्छा खाना बना लेती हूँ। अगले दिन ममता उसी ढाबे पर चली गई जहाँ पर मोहन काम करता था और मालिक से काम मांगने लगी। देखो ममता, ये कोई बड़ा शहर नहीं बल्कि गांव है। इस गांव की महिलाएं घर की चार दीवारी में ही अच्छी लगती हैं। तो बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको काम पर नहीं रख सकता। ममता उसके सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मालिक ने उसकी एक ना सुनी। वापस लौटते वक्त वो मन ही मन सोचने लगी, आज के समय में भी लोग स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो मुझे करना ही होगा। वो जब अपने घर पहुंची तो घर के बाहर खड़ी मोहन की साइकिल पर उसकी नजर पड़ी। साइकिल देखकर उसके मन में एक आइडिया आया, जो काम मेरे पति करते थे वही काम मैं भी करूंगी, लेकिन किसी दूसरे के अंडर नहीं, बल्कि खुद मालकिन बनकर। मैं अपना ढाबा इसी साइकिल पर शुरू करूंगी। इस बारे में उसने अपने परिवार से बात की। फिर अगली सुबह उसने चाय, कॉफी, मक्खन, ब्रेड, सारा सामान उसने अपनी साइकिल पर लाद लिया और गली गली जाकर बेचने लगी। सबसे पहले उसने स्कूल और फैक्ट्री के बाहर जाकर नाश्ता बेचा। सारे मजदूर उसके पास आ गए। सबको उसका खाना बहुत पसंद आया, इसलिए मजदूरों ने कहा, बहन जी, ये खाना जो है बिल्कुल घर जैसा है। हाँ, हम लोग यहाँ किराए के मकान में रहते हैं, खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है। तो क्या आप हमें हर रात इसी जगह खाना दे दोगी? हम कुल मिलाकर जो है कितने 50 लोग हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे अपना पता दीजिए, मैं 50 लोगों का टिफिन आपके रूम तक पहुंचा दिया करूंगी। तो इस तरह पहले दिन से ही उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। हर दिन 50 टिफिन का ऑर्डर उसे पहले दिन ही मिल गया। सुबह जब ममता साइकिल ढाबा लेकर निकलती थी और रात को वापस आती थी तो गांव की औरतें उसे ताने देने लगी, ये देखो, हमारे गांव की बेइज्जती करवा रही है, औरत होकर साइकिल पर चलता फिरता ढाबा खोल दिया इसने। लेकिन ममता किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देती थी। वो चुपचाप अपना काम किए जा रही थी। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में फेमस होने लगी, साइकिल पर चलता फिरता ढाबा के नाम से। ये बात जब कलेक्टर तक पहुंची तब उसने पूरे गांव के सामने ममता को सम्मान दिया। वहां पर ढाबे का मालिक भी मौजूद था। अब गांव वालों का सर शर्म से झुक गया। तभी ढाबे का मालिक मन ही मन सोचने लगा, मैं पिछले 20 सालों से अपना ढाबा चला रहा हूं, पर मुझे तो आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला। मुझ में और ममता में अंतर सिर्फ इतना है कि मैं किसी की इंस्पिरेशन नहीं बन पाया। वेल डन ममता बहन, अब हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब ममता पूरे शहर में फेमस हो गई। जब मोहन पूरी तरह ठीक हो गया तब दोनों ने मिलकर उसी गांव में खुद का ढाबा खोल लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। छोटू, चल बेटा जरा जल्दी कर। वो 5 नंबर वाले टेबल पर कस्टमर बहुत देर से खाने का इंतजार कर रहा है और बाहर भी लाइन बढ़ती जा रही है। इतना लेट करेंगे तो सब बगल वाले होटल में चले जाएंगे। बस मालिक, 5 नंबर वाले का ऑर्डर तैयार है और यहाँ कुछ टेबल भी बस खाली होने वाली हैं, तो बाहर वाले कस्टमर्स अब अंदर आ सकते हैं। ये है सत्यभान और इसका होटल अतिथि देवो भव। जैसा इस होटल का नाम था ठीक वैसा ही यहाँ का काम था। होटल के अंदर आने से पहले हर कस्टमर का तिलक किया जाता था और फिर बड़े ही सम्मान के साथ उसे बिठाकर खाना परोसा जाता था। इस अनोखे तरीके की वजह से ही सत्यभान का ये होटल बहुत मशहूर था और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आते थे। होटल के खाने का बढ़िया स्वाद और यहाँ की साफ सफाई भी एक बड़ी वजह थी कि आसपास के कई होटलों और ढाबों को छोड़कर कस्टमर सत्यभान के पास ही आते थे। सर, मेरा नाम रमन है, मैं पब्लिक टाइम्स अखबार से आया हूँ, मुझे आपका इंटरव्यू करना है। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए। रुकिए, पहले मैं आपका तिलक करूंगा। हाँ, अब ठीक है, अब आप यहाँ आराम से बैठिए। छोटू, जल्दी से साहब के लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और बढ़िया चाय तो लेकर आ। हाँ तो सत्यभान जी, सबसे पहले मैं आपका पूरा होटल और यहाँ की किचन देखना चाहूंगा। वैसे सुना तो मैंने ये है कि आप किसी को भी अपनी रसोई में लेकर नहीं जाते, लेकिन मुझे तो आपके वहाँ लेकर जाना ही होगा, वरना ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। अरे बस, वो बात ऐसी है कि आप तो जानते ही हैं, होटल के बिजनेस में सारा खेल खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों और रेसिपी का ही है, और यहाँ मैंने और मेरे साथियों ने बड़ी मेहनत से ये सब तैयार किया है। अच्छा, लेकिन आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं, मतलब आपके साथी, अगर उनमें से किसी ने धोखा दिया तो?
नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ जितने भी लोग मेरे लिए काम करते हैं वो सब के सब मेरे गांव से ही हैं, यानी सब मेरा परिवार है। आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे मेरा कोई साथी छोड़कर नहीं गया। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब तो आप इतने मशहूर हो गए हैं, आपका होटल एक ब्रांड बन चुका है, तो लोग आपकी रसोई को अंदर से देखना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके मसालों और रेसिपीज का राज नहीं खोलूंगा, लेकिन रसोई के अंदर की कुछ फोटोज तो चाहिए होंगी आपके इंटरव्यू के साथ छापने के लिए। सत्यभान उस पत्रकार को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही उस पत्रकार की बातों में फंस जाता है। अखबार में अपना इंटरव्यू और फोटो छपने की बात से वो बहुत खुश था और इसी खुशी में वो बह गया और उस पत्रकार को उसने अपने होटल का एक एक कोना बहुत अच्छे से दिखाया। साथ ही अपनी रसोई में ले जाकर अपने सारे तौर तरीकों और रेसिपीज का भी अनजाने में खुलासा करता गया। वो पत्रकार होटल की लगभग हर चीज की तस्वीर ले रहा था। इंटरव्यू के दौरान उसने सत्यभान से कई सवाल पूछे, जिनके जवाबों में सत्यभान के सारे सीक्रेट खुलते जा रहे थे। अच्छा सत्यभान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंटरव्यू के लिए शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया। अब वैसे ये सब कब छपेगा अखबार में? बस यही 1-2 दिन में, मैं आपको फोन पर इन्फॉर्म करूंगा। इतना कहकर वो पत्रकार सत्यभान के होटल से बाहर निकलता है और कुछ दूर पहुंचते ही मुस्कुराते हुए अपने गले में पहना हुआ आई कार्ड उतारकर एक कूड़े के ढेर में फेंक देता है। बड़ा अक्लमंद समझता था खुद को, एक नंबर का बेवकूफ निकला ये तो। असल में ये आदमी कोई पत्रकार था ही नहीं, पास ही मौजूद एक दूसरे होटल के मालिक का रिश्तेदार था, जो पत्रकार बनकर सत्यभान के सारे सीक्रेट जानने के लिए उसके पास गया था। ये आदमी अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। इधर सत्यभान रोज सुबह के अखबार में अपने इंटरव्यू के छपने का इंतजार कर रहा था। जा छोटू, देख तो अखबार आ गया होगा। अब तो पूरे 4 दिन हो लिए, आज तो पक्का अपनी फोटो छपी होगी। छोटू फौरन उस दिन का अखबार लेकर आता है, लेकिन बीते दिनों की तरह उसमें भी सत्यभान और उसके होटल का जिक्र तक नहीं था। ये देखकर सत्यभान उदास हो जाता है। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। फिर सत्यभान ने उम्मीद ही छोड़ दी और ये सब कुछ भुला दिया। फिर एक दिन अचानक सत्यभान के होटल में रेड पड़ जाती है। फूड इंस्पेक्टर अपने कुछ आदमियों के साथ सत्यभान के होटल पहुंचते हैं और वहां मौजूद हर चीज की जांच करने लगते हैं। देखिए, हमें आपके होटल के खिलाफ शिकायत मिली है कि आप खाने में नकली सामान का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सालों से मैं इस होटल को चला रहा हूँ, वो भी पूरी ईमानदारी से। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ की तलाशी लेने दीजिए। चलिए हटिए यहाँ से। पूरी टीम होटल का कोना कोना छानने लगती है। तभी उन्हें किचन के पास एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। फूड इंस्पेक्टर खुद इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं तो उन्हें काफी मात्रा में नकली घी, तेल, नकली मसाले जैसी कई चीजें मिलती हैं। तो ये है तुम्हारी ईमानदारी का सबूत? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सत्यभान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। खाद्य विभाग की टीम सत्यभान के होटल को सील कर देती है। साथ ही सत्यभान को जेल भेज दिया जाता है। एक ही पल में सत्यभान का सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसका परिवार सड़क पर आ गया था। सत्यभान खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सका और उसका सब कुछ जुर्माने की रकम अदा करने में चला जाता है। उसके गांव के लोग जो उसके लिए काम किया करते थे, वो भी उसका साथ छोड़कर गांव वापस चले जाते हैं, सिवाय छोटू के। चलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत की बात सुनकर सत्यभान चौंक जाता है। वो बाहर आकर देखता है तो एक वकील के साथ खड़ा छोटू उसका इंतजार कर रहा था। छोटू, तूने ये सब कैसे किया बेटा? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो बिन माँ बाप का एक लावारिस था मालिक। आपने मुझे सहारा दिया था तो मैं आपको इस हाल में अकेला कैसे छोड़ देता? आपको याद है, मैं हर महीने की तनख्वाह से कुछ पैसे जोड़ता था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। बस वही आज काम आ गए। छोटू की बात सुनकर सत्यभान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो छोटू को गले लगा लेता है। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। शहर भर में सत्यभान का नाम खराब हो चुका था। इसलिए सत्यभान अपने परिवार और छोटू के साथ शहर छोड़कर अपने गांव चला जाता है। वहां बांस के बड़े बड़े जंगल थे, जिनके बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर सत्यभान और उसका परिवार रहने लगता है। सत्यभान के पास गुजर बसर के लायक भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसे कुछ तो करना ही था। तभी एक दिन उसने गांव के एक बच्चे को एक आधे कटे बांस में कुछ खाते हुए देखा। सत्यभान उस बच्चे के पास गया और उससे बोला, बेटा, ये क्या खा रहे हो? ये हरे बांस का अचार है और ये रोटी है। ये बर्तन, ये भी बांस से बना है। वो यहाँ गांव में बांस ही सबसे ज्यादा उगता है ना, तो हम लोग इसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उस बच्चे की बात सुनकर जैसे सत्यभान के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। उसने फौरन छोटू को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाने लगा। फिर अगले दिन तड़के सुबह ही वो छोटू के साथ बांस के जंगल में गया और ढेर सारी बांस की लकड़ियां काट कर ले आया।
सत्यभान और छोटू दिन रात लगे रहे और देखते ही देखते उन दोनों ने सिर्फ बांस की मदद से पूरा का पूरा होटल बनाकर तैयार कर लिया, जहां दीवारें भी बांस की थीं और सारे बर्तन भी। अब सवाल ये था कि इस होटल में पकेगा क्या। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हमें जाकर सब लोगों से बात करनी चाहिए जो शहर में अपने साथ काम करते थे। मुझे विश्वास है कि वो सब हमारा साथ जरूर देंगे। छोटू की बात मानकर सत्यभान अपने गांव के लोगों से बात करता है। धीरे धीरे गांव के कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। कई लोग उसे मुफ्त में राशन देते हैं, जिसके साथ हरे बांस का इस्तेमाल करके सत्यभान और छोटू होटल के लिए खाना बनाते हैं। और इस तरह एक बार फिर सत्यभान का होटल चल पड़ता है। लेकिन हालात अब पहले से बहुत अलग थे। कई दिनों तक सत्यभान के होटल में एक भी ग्राहक नहीं आता। फिर एक दिन शहर से कुछ दोस्तों का एक ग्रुप वहां आता है और सत्यभान के अनोखे होटल को देखकर चौंक जाता है। कुछ नया आजमाने के इरादे से वो सभी सत्यभान के होटल के अंदर आ जाते हैं। सत्यभान उन सब की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करता है और फिर भाई वाह, मजा आ गया। ये तो बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था। शहर से इतनी दूर इतनी अच्छी सर्विस और उससे भी बढ़िया खाना। सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो पता ही नहीं था कि बांस को भी खा सकते हैं, वो भी इतने अलग अलग रेसिपीज में। सत्यभान के खाने और अलग किस्म के होटल की तारीफ वो सभी दोस्त अपने दूसरे दोस्तों से जाकर करते हैं, जिसके चलते और भी लोग खास तौर पर सत्यभान के होटल में खाना खाने वहां पर आते हैं। सत्यभान की सर्विस और खाना बहुत जल्दी अपना पहचान बना रहा था। लोग शहर के हाई फाई होटल छोड़कर सत्यभान के पास गांव में आ रहे थे। धीरे धीरे सत्यभान की गाड़ी पटरी पर आने लगती है और उसके पुराने साथी जो गाँव में ही थे वो भी उसके पास काम पर लौट आते हैं। मालिक, भगवान की दया से अब सब ठीक हो रहा है, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो सब नकली सामान उस दिन अपने होटल में आया कहाँ से। ये पहेली तो सच में सुलझानी ही होगी छोटू। मुझे लगता है मुझे कुछ करना चाहिए। सत्यभान के पास अब इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो अपने खिलाफ रची गई साजिश की जांच करवा सकता था। वो अपने केस को रीओपन करवाता है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से सारा सच बाहर निकलवाता है। असल में रमन जो सत्यभान के पास पत्रकार बनकर आया था, ये सब उसके और उसके रिश्तेदार की सांठगांठ थी, जो सत्यभान के पुराने होटल के पास ही अपना होटल चलाता था। साथ ही सत्यभान की तरक्की से जलता भी था। रमन के द्वारा जुटाई गई जानकारी की मदद से ही वो सारा नकली सामान रातों रात चुपके से सत्यभान के होटल के अंदर पहुंचाया गया था। प्राइवेट डिटेक्टिव ने सारे जरूरी सबूत जुटा लिए थे, जिनकी मदद से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दोषियों को सजा मिली और सत्यभान को उसकी खोई हुई इज्जत। शहर में मौजूद सत्यभान की सारी संपत्ति उसे वापस मिल जाती है, जहां सत्यभान फिर से अपना होटल शुरू करता है, लेकिन बिल्कुल नई थीम, नए तौर तरीकों और नई रेसिपीज के साथ। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।